को बताने जा रहे हैं, पूरा दिन आपने जेवर एयरपोर्ट से रिपोर्टिंग देख ली, लेकिन असली बड़ी खबर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जी हां, दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये वो तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद थे शिलान्यास के वक्त। आइए आपको बताते हैं, ये दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहां पे बन रहा है, ये देख लीजिए। क्योंकि हो सकता है आप मुंबई में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, तो नक्शे के जरिए जरा समझिए। ये है जेवर। जेवर है कहां पर? अगर जेवर नहीं जानते हैं आप, तो जेवर के आसपास जो जगह है, जेवर से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। लखनऊ, जेवर से लखनऊ इस रास्ते पर पड़ता है, यानी एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो जेवर रास्ते में पड़ेगा। ये इस जगह पर मौजूद है जेवर। आइए आपको बताते हैं, लखनऊ से लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि कैसे दरअसल इस एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने जा रहे हैं। ये है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एरियल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं इसका। इस तरह का ये टर्मिनल होगा, ये देख रहे हैं आप। ये 3D में मैं आपको दिखा रहा हूं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो ये चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन बाकी के 3 कहां हैं? दुनिया के किस कोने में है बाकी के 3? आइए आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। तो कहां है दुनिया के बाकी एयरपोर्ट? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमने आपके सामने रखा। अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए ये समझाते और दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें मेरे अगल बगल आपको दिख रही हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नोएडा का जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देश में बन रहा है, दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन देखिए, एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है किंग फहद एयरपोर्ट, सऊदी अरब में बना हुआ है। सऊदी अरब के दम्माम में यह है दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट। यानी भारत अब टॉप 4 एयरपोर्ट की लिस्ट में है। भारत के एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दुनिया में नंबर 1 एयरपोर्ट जो है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह सऊदी अरब के दम्माम में मौजूद है किंग फहद एयरपोर्ट। दोनों की खासियत जरा जान लीजिए। दोनों की खासियत क्या है? यानी नोएडा का जो एयरपोर्ट है, 2024 में पहली उड़ान यहां से भरी जाएगी, लेकिन किंग फहद एयरपोर्ट में की पहली उड़ान 1999 में भरी गई थी। यानी एयरपोर्ट पहले बनकर तैयार हो गया था, जो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। उसके अलावा देखिए जरा, 2044 तक हिंदुस्तान के इस एयरपोर्ट से 8 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। 8 करोड़ यात्री। और किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में है, वहां से 1 करोड़ यात्री उड़ान भर सकते हैं। फिलहाल ये स्थिति है। ये नंबर 1 और नंबर 4 की तुलना हो गई। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं नंबर 2 पर कौन है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप देख रहे हैं, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जेवर में बनने वाला नोएडा एयरपोर्ट का मॉडल आप देख रहे हैं। अमेरिका का ये डेनवर एयरपोर्ट 1995 में शुरू हुआ था और यहां से दुनिया भर के लगभग 215 डेस्टिनेशन, यानी 215 जगहों पर के लिए फ्लाइट मौजूद है। आपको बताऊं कि नोएडा का जो एयरपोर्ट है, यहां से 178 विमान इस एयरपोर्ट पर खड़े हो सकेंगे, 178 एरोप्लेन। लेकिन डेनवर एयरपोर्ट जो अमेरिका में है, इसमें 215 देशों के लिए उड़ान भरते हैं जहाज। नोएडा का जो एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान का चौथा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, चौथा। पहले चरण में 5 रनवे बनेंगे, इसमें 5 रनवे। और दुनिया का जो दूसरे नंबर का एयरपोर्ट है, दुनिया का 7वां सबसे लंबा इसका रनवे है, जो अमेरिका में एयरपोर्ट है। आइए और अब बात करते हैं तीसरा दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका नाम है डलास और फोर्ट वर्थ शहरों के बीच में बना हुआ है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, DFW एयरपोर्ट। भारत के एयरपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। इस हवाई अड्डे का नाम दरअसल डलास एंड फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये 2 शहरों के बीच में पड़ता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब जल्द बनकर तैयार होने वाला है। भारत के जेवर एयरपोर्ट से ये कितना अलग है, ये भी जरा देख लीजिए। जो नोएडा का एयरपोर्ट है, ये 5845 हेक्टेयर का है और तीसरे नंबर पे जो दुनिया का एयरपोर्ट है, इसका जो एरिया है वो 6963 हेक्टेयर है।
नोएडा एयरपोर्ट में 7 करोड़ के लिए पैसेंजर टर्मिनल है, यानी पैसेंजर जो उसमें आ सकेंगे, बैठ सकेंगे, उस दौरान होंगे, वो लगभग 7 करोड़ के लिए है। और जो DFW एयरपोर्ट है अमेरिका का, ये 11वां व्यस्तम एयरपोर्ट है। और आइए अब आपको दिलचस्प बताने जा रहे हैं, भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, लेकिन सोचिए चौथे नंबर पर भी कोई एयरपोर्ट रहा होगा, वो है ये एयरपोर्ट, ऑरलैंडो एयरपोर्ट फ्लोरिडा में। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जब नोएडा का बन जाएगा, तो दूसरी तरफ आप फ्लोरिडा के ऑरलैंडो एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, जो फिलहाल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यानी जब जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, तो ऑरलैंडो का ये जो एयरपोर्ट है, ये चौथे से 5वें पर आ जाएगा और भारत का एयरपोर्ट आ जाएगा चौथे नंबर पर। इसकी खासियत आपको बताऊं, भारत का जो एयरपोर्ट है, ये 5,845 हेक्टेयर में बनेगा, जबकि फ्लोरिडा का ये एयरपोर्ट 5,383 हेक्टेयर में बनना है इसे। और प्रतिवर्ष हिंदुस्तान वाले एयरपोर्ट की प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री यहां से सफर करेंगे और फ्लोरिडा वाले में 135 देशों के लिए फ्लाइट होगी। यह है दुनिया के एयरपोर्ट से तुलना। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कहा था, वो चाहते हैं कि जो हवाई चप्पल से चलते हैं वो भी हवाई सफर कर सकें। आज वो सपना उनका पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुरादाबाद का पीतल और आगरा का पेठा देश विदेश तक जाएगा। सुनिए जरा। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक MSMEs को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आपके लिए बड़ी जरूरी चीज कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये आइए आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप जेवर के आसपास रहते हैं या आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, ये देखिए जरा। आपको बताने जा रहे हैं कुछ इस तरह से एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हां, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले साल में यहां 10,000 करोड़ का निवेश होगा, 10,000 करोड़ का। उसके आगे एक्सटेंशन में 35,000 करोड़ का निवेश होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ, तरक्की से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव घटेगा, फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा दबाव है, एयर ट्रैफिक में कमी आएगी और इसके अलावा 35,000 यात्री नोएडा एयरपोर्ट जाएंगे। यानी ये 35,000 अब तक दिल्ली एयरपोर्ट जाते थे। NCR, अलीगढ़, आगरा के निवासियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा और 2044 तक 8 करोड़ यात्री यहां से जा सकेंगे। प्रतिवर्ष आपको बताऊं 1.20 लाख यात्रियों की उम्मीद है, इतने यात्री यहां से जा सकेंगे। 1 करोड़ 20 लाख। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान सुनने के लिए पहुंचे थे, वो क्या कह रहे थे, उनको जरा सुनिए। किसानों का विकास तेजी से होगा, मुसलमान इससे खुश हैं, राजभर, दलित, यादव, चौहान, सभी बिरादरी इस एयरपोर्ट से खुश हैं। हमारे जमीन से, हमारी इस भूमि से विकास की एक गंगा बहने वाली है। युवाओं के लिए बहुत ही रोजगार का अवसर होगा यहाँ पे एयरपोर्ट बनने के बाद, और ये सौभाग्य है कि हमारी जेवर की भूमि को इसके लिए चुना गया। जेवर बहुत जल्दी बहुत उन्नति और बहुत प्रगति करने वाला है। आज उनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब हमें डर भय बिल्कुल भी नहीं है। हम ये मतलब कहीं पे भी आ जा सकते हैं किसी भी टाइम तक। हम बहुत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई देश की तरक्की और विकास की कि हिंदुस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन हमारे देश में सियासत हर चीज पर होती है, तो इस पर भी शुरू हो गई। देखिए जरा,
बीजेपी ने यहां से टेक ऑफ की तैयारी की चुनाव में, तो विपक्ष ने यहां सियासत की लैंडिंग कर दी। हुआ यह दरअसल कि जैसे ही वहां जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे, तो यहां सियासतदान ट्वीट कर रहे थे। कौन क्या लिख रहा था ये आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, प्रियंका गांधी ने क्या लिखा, यहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे पॉलिटिक्स की बाढ़ आ गई जैसे ही शिलान्यास हुआ। अखिलेश यादव ने क्या लिखा देखिए जरा। अखिलेश ने लिखा, फिरोजाबाद में एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ना रोकी होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों का भी जुड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान, यह अखिलेश ने लिखा। इसके बाद देखिए प्रियंका वाड्रा ने क्या लिखा, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रियंका ने लिखा, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा किसानों का हक है। मोदी जी, किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। तो प्रियंका के अलावा अगला ट्वीट मायावती ने क्या लिखा, जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी में रोजगार और विकास को आयाम दे रही थी, लेकिन तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाया, फिर राज्य की सपा सरकार ने इसे लटकाया और अब चुनाव के मौके पर बीजेपी शिलान्यास कर रही है। तो यह हकीकत है, सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं। ट्वीट तो आपने देख लिया, लेकिन सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जितनी भी एयरलाइंस जो चल रही हैं वो घाटे में हैं। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो। विपक्ष मुद्दा विहीन है। किसी भी अच्छे काम को देख करके उसको सवाल उठाने की आदत है, इसलिए उनको अच्छा रहेगा कि अपने दिमाग का और आंखों का ठीक से इलाज करा करके विकास के अच्छे कार्यों को अच्छे नजर से देखें। जिसे मार्केट इवेंट में विश्वास रखती है, काम में विश्वास नहीं रखती है। ये शिलान्यास तो कर सकती है लेकिन काम नहीं कर सकती। काम समाजवादी लोग करते हैं, इसलिए समाजवादियों काम बोलता है। 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी भव्य जेवर एयरपोर्ट बनाएगी और इसको बेचने भी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तो बेच भी देती है, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेचने में लगी है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का शिलान्यास और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। चुनाव के नजदीक वो इसी तरीके के भाषण देते हैं। वो 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्या दिया है, उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने यूपी के लिए क्या किया है, बजाय ये कहने के कि पिछली सरकारें क्या करती थी क्या नहीं करती थी। योजना पहले ही बन चुकी थी। ठीक चुनाव के वक्त में इसका फाउंडेशन रखने का मतलब यह है कि लोगों को एक तरह से प्रभावित करना है। और आइए, आपने सबके दावे तो सुन लिए, लेकिन मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूं इस एयरपोर्ट के लिए किसने क्या किया है। देखिए हकीकत और दावों में कितना फर्क है आपके सामने। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2001 में राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट की योजना बनाई थी। 2002 में क्या हुआ, मायावती की सरकार ने फाइल को आगे बढ़ा दिया। 2004 में मुलायम सिंह ने आगरा में बनाने की इसे इच्छा जताई, यानी मुलायम सिंह चाह रहे थे कि जेवर से ही आगरा चला जाए। 2010 में क्या हुआ, मायावती ने रक्षा मंत्रालय से इसका क्लियरेंस लिया। 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस मामले को लटका दिया। 2013 में क्या हुआ, अखिलेश ने आगरा ले जाने पर काम शुरू कर दिया कि जेवर से आगरा चला जाए। 2014 में क्या हुआ, बीजेपी ने जेवर में एयरपोर्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया।
और 2017 में योगी के आने के बाद जो किंतु परंतु लगा था उस पर विराम लग गया और उसके बाद 17 में 2024 में अब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसका शिलान्यास हो गया है। आइए आपको बताने जा रहे हैं, सवाल यह है क्या एयरपोर्ट से वोट मिलेंगे? उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य हो गया है जिसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। यूपी में 5 एयरपोर्ट हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए जरा, मैं दिखाने जा रहा हूं, अगर इसको फुल स्क्रीन में दिखा सकूं। पहला एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसका शिलान्यास किया। दूसरा एयरपोर्ट देखिए अयोध्या में, 2 एयरपोर्ट यानी गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या। तीसरा एयरपोर्ट मैं दिखाऊंगा, तीसरा एयरपोर्ट बना है लखनऊ में। चौथा एयरपोर्ट वाराणसी में और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कुशीनगर में, बुद्ध की नगरी में। ये 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने, जो बता रहे हैं कि यूपी देश का वो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आइए अब आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं, क्या वोट देगा ये एयरपोर्ट, और आइए आपको बताने जा रहे हैं क्या ये वोट भी देगा। देखिए जरा, ये जो एयरपोर्ट है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इसका शिलान्यास हुआ है। तो पश्चिमी यूपी के 30 जिलों से जुड़ा होगा और इन 30 जिलों पर 150 विधानसभा सीटें आती हैं। योगी के लिए 150 सीटें इंपॉर्टेंट है। इलाके में किसान आंदोलन की धार को क्या ये एयरपोर्ट कुंद करेगा? पश्चिमी यूपी के साथ साथ और पूरे यूपी को इससे फायदा होगा, और पूरे यूपी को फायदा होगा तो बेशक बीजेपी को फायदा होगा। और पश्चिमी यूपी, अब आपको 2024 की कहानी बता रहा हूं, यानी मोदी के लिए जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, तो पश्चिमी यूपी की 30 सीटों पर इसका सीधा असर होगा। और नोएडा एयरपोर्ट के 4 एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा, जिससे राज्य के दूसरे इलाकों को इसका सीधे फायदा मिलेगा और लोगों को फायदा मिलेगा तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। बीजेपी की रणनीति हो सकती है। अभी बीजेपी के पास आपको बताएं 62 सांसद हैं और अब कोशिश ये है कि 2024 में भी ये बरकरार रहे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, वो भगोड़ा जो लगभग 200 से ज्यादा दिनों से फरार था, अब पेश हो गया है क्राइम ब्रांच के सामने। परमबीर ने सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 अप्रैल की। देखिए जरा, 5 अप्रैल की तस्वीर, परमबीर आखिरी बार जब मीडिया कैमरे के सामने देखा गया, ये वो तस्वीर। दूसरी तस्वीर मैं आपको आज की दिखाने जा रहा हूं, कैसे परमबीर सिंह 231 दिन बाद आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने पहुंचा था। 7 घंटे तक परमबीर सिंह से सवाल जवाब हुए हैं। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद परमबीर गाड़ी से निकला है, आपको दिखाएंगे वो तस्वीर भी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं परमबीर की गाड़ी की तस्वीर। परमबीर क्राइम ब्रांच से निकला, लेकिन उससे पहले जरा देखिए परमबीर सिंह ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि परमबीर जब पहुंचा तो अब इस पे सियासत कैसे हो रही है, सवाल कैसे उठ रहे हैं, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ, एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी। चांदीवाल कमेटी ने बोला है कि कल तक 231 दिन बाद भगोड़ा मुंबई लौटा। कि परमबीर सिंह जब से मुंबई में पहुंचे और मुंबई में जो क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के ऑफिस में पहुंचे, जहां कई घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही, वहीं पर महाराष्ट्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। मुंबई पहुंचते ही परमबीर पर सवालों की बौछार। बहुत ही अचरज की बात है, जो व्यक्ति इस स्टेट के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, उनको अगर खतरा लगता है उनकी जान को, देख सकते हैं। 6-7 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। फिलहाल वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर से निकल गए हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा किस तरह के इनपुट सामने आते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उनके वकील से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। परमबीर का बचना अब नामुमकिन। 231 दिन तक कहां गायब रहा मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर? आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया, वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं।
मुंबई पुलिस का कभी सबसे बड़ा अधिकारी रहा परमबीर सिंह 231 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक मुंबई पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचते ही सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा। डीसीपी रैंक के अधिकारी ने परमबीर से पूछताछ की। गोरेगांव जबरन वसूली मामले में पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच ने परमबीर की संपत्ति को लेकर पूछताछ की। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेशन कर चुके हैं। हमने हमारी तरफ से बयान दे हैं और ये मसला न्याय प्रविष्ट होने के कारण इसके आगे कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते। परमबीर की महाराष्ट्र में वापसी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पूछा, इतने बड़े अधिकारी को डर लगता है? इस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पुलिस में यहाँ पे महाराष्ट्र में बिताई। उनको अगर खतरा लगता है उनके जान को, तो किसी से खतरा है, क्या खतरा है वो बताएंगे तो देख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने परमबीर को भगोड़ा बताते हुए कहा कि वसूली कांड का सच अब सामने आएगा। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमबीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि परमबीर सिंह से 7 घंटे जो पूछताछ हुई, क्या कुछ सवाल जवाब हुए, देखिए जरा क्या कुछ सवाल जवाब हुए। संभवतः परमबीर से पूछा गया वसूली केस में और कौन कौन था। उनसे सवाल किया गया आरोपियों के अलावा क्या कोई और भी था, वसूली कांड में आरोपियों की क्या भूमिका थी, वसूली के पैसों का आखिर हुआ क्या, और आप 231 दिन तक कहां छिपे थे। ये वो सवाल, आप इतने दिनों तक गायब क्यों रहे, वसूली कांड में किसको कितना पैसा मिला और कितने वसूली कांड में शामिल रहे, कितने लोग वसूली कांड में शामिल रहे, ये सवालात परमबीर सिंह से पूछे गए। लेकिन आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अब परमबीर सिंह का क्या होगा, क्या कुछ एक्शन परमबीर सिंह के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि परमबीर सिंह पर बहुत संगीन और गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो परमबीर सिंह पर जो एक्शन की तैयारी है वो आपको बताने जा रहा हूं। परमबीर पर बहुत सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। परमबीर के बाकायदा सस्पेंशन यानी निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक में सस्पेंशन पर फैसला होगा। परमबीर की बेनामी संपत्ति की भी जांच शुरू हो गई है। देश और विदेश में संपत्ति की जांच हो रही है परमबीर की। परमबीर के लौटते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार की बैठक हुई। इसके अलावा गृह मंत्री वलसे पाटिल भी बैठक में मौजूद थे और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र एजी यानी अटॉर्नी जनरल, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी इस मीटिंग में शामिल हुए और दूसरे सीनियर अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। तकनीकी कानूनी विकल्पों पर चर्चा हुई कि परमबीर पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं बड़ी चीज ये कि परमबीर सिंह की आज की तस्वीर में दिखा रहा हूं। परमबीर सिंह ने सरेंडर कर दिया और 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। यह सिर्फ एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। दूसरी तस्वीर अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल में है और तीसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं सचिन वाजे की। सचिन वाजे जो कि तलोजा जेल में है। तो ये 3 लोग जिनके वसूली के आरोप जिन पर लगे, वो 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बड़ी खबर इस बीच ये है कि परमबीर सिंह को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। जल्दी से मैं बताऊं आपको कि परमबीर से आगे भी पूछताछ होगी, आगे भी सवाल जवाब होंगे परमबीर सिंह से। परमबीर को दोबारा क्राइम ब्रांच के ऑफिस आना होगा सवालों के जवाब देने के लिए। आज की पूछताछ में सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। परमबीर सिंह को फिर से नोटिस दिया गया है और क्राइम ब्रांच फिर से पूछताछ करने वाली है परमबीर सिंह से। और आइए आपको बताता हूं परमबीर सिंह पर कितने केसेस दर्ज हैं। 100 करोड़ की वसूली का केस परमबीर सिंह पर है। वसूली केस में परमबीर के खिलाफ बाकायदा वारंट इशू हो चुका है। जांच टीम के सामने पेश ना होने पर परमबीर पर वारंट इशू हुआ। परमबीर के खिलाफ 5 FIR दर्ज हैं। मुंबई और ठाणे में एक मामला दर्ज है परमबीर पर।
मुंबई में 15 करोड़ की उगाही का केस परमबीर पर दर्ज है। ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट परमबीर के खिलाफ जारी किया है और 3 मामलों की जांच राज्य की सीआईडी के पास है। लुकआउट सर्कुलर परमबीर के खिलाफ जारी हुआ था। मनसुख केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जांच कर रही है। तो ये परमबीर के खिलाफ मामले हैं, वो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं कि परमबीर अब इन सारे आरोपों से भाग रहे हैं। परमबीर अब क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। सवाल जो बुनियादी है, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का बचना तो नामुमकिन है। एक दो नहीं, कई मामलों में परमबीर सिंह की लंबे समय से तलाश थी। अब परमबीर को डर लगता है। दरअसल परमबीर पर एक दो नहीं, कई मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। परमबीर के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। परमबीर ने तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया था। परमबीर ने 100 करोड़ की वसूली कांड को लेकर सीएम को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद देशमुख का इस्तीफा हो चुका है और पूरे मामले की जांच के लिए चांदीवाल कमीशन बिठाया गया, जो वसूली कांड के सच का पता लगाएगी। 100 करोड़ वसूली केस में परमबीर के खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका है। दरअसल चांदीवाल कमीशन के सामने परमबीर पेश नहीं हुए। अब आयोग के चेतावनी के बाद कल परमबीर की आयोग के सामने पेशी हो सकती है। सुनिए जरा। जस्टिस चांदीवाल उच्च स्तरीय समिति जो है, जो श्री अनिल देशमुख और परमबीर सिंह इनके एलिगेशंस के बारे में महाराष्ट्र शासन द्वारा गठित की गई है, उसके आज कामकाज की जो शुरुआत हुई थी उसमें श्री सचिन वाजे जो इसमें से एक प्राइम विटनेस है, इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन आज इसमें से एक घटक पक्ष जो है संजय पलांडे, उनके तरफ से आज उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट की गई। उसी के बाद में जो दूसरे पक्ष है इसमें श्री अनिल देशमुख, इनके लॉयर की भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 100 करोड़ की वसूली का सच बताएगा परमबीर? दूसरा बड़ा सवाल यह है, पहला सवाल देखिए, 100 करोड़ की वसूली का सच क्या परमबीर बताएंगे? दूसरा सवाल यह कि देशमुख पर लगाए आरोप से आखिर परमबीर अब क्यों पलट गए हैं? परमबीर की वर्दी पर दाग एंटीलिया केस के भी लगे। एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली एसयूवी मिलने के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया और फिर परमबीर को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये, और तीसरा सवाल ये कि एंटीलिया केस का सच क्या परमबीर बताएगा? क्या परमबीर को वाजे केस कांड की जानकारी नहीं थी? वाजे और परमबीर को लेकर एक और खुलासा हुआ, सचिन वाजे पुलिस हेडक्वार्टर में लग्जरी कारों की पार्किंग करता था। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। जांच एजेंसियों को वाजे की ऐसी कारें मिल चुकी हैं। ये सवाल ऐसे में सवाल यह है कि, और चौथा सवाल है कि क्या वाजे के वजीर परमबीर को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी? पुलिस मुख्यालय में गाड़ी की पार्किंग हो रही थी तो इससे बेखबर था परमबीर सिंह। इसके साथ ही ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे से मिलने आई महिला के पास एक बैग मिला था जिसमें नोट गिनने की मशीन थी। एनआईए ने महिला के वाजे का राजदार होने का शक जताया था। सवाल यह है कि क्या वाजे की वसूली के बारे में परमबीर नहीं जानते थे? क्या सचिन वाजे की पोस्टिंग परमबीर सिंह के आदेश पर हुई थी और वाजे सीधे परमबीर को रिपोर्ट किया करता था? और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।